करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले अगर आपको कोई एरर्स मिल जाते हैं तो उन्हें आपने पहले रेक्टिफाई करना है, देन यू विल बी प्रोसीडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल अकाउंट्स। करेक्शन ऑफ errors while preparing financial statements, or we can say while preparing final accounts. Let's start with the first. Goods sent on approval basis wrongly treated as sales, meaning समझना क्या मतलब है इसका। Goods sent, for लिखा है कि on लिखा है? on. Goods sent on approval basis wrongly treated as sale. Wrongly treated as, पहले मीनिंग समझिए इसका क्या है। Sometimes what happen, आप अपने कस्टमर्स को कुछ सामान सैंपल की फॉर्म में भेजते हो कि मैं तेरे को इतने पीसेस भेज रहा हूं, पसंद आ गए तो मेरे को बता देना और फिर मैं तेरे को बाकी का सामान भेज दूंगा, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की डेट आ गई, फॉर एग्जांपल 31 मार्च तक मैंने अपने कुछ कस्टमर्स को ये सामान अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आर दे रेडी टू बाय देम और नॉट, आर दे रियली लाइकिंग दैट मटेरियल और नॉट, हमने उसे उठा के सेल मान लिया। वी शुड नॉट, जब तक मेरे कस्टमर्स की तरफ से मेरे को रिप्लाई नहीं आता कि वो सामान खरीदने को तैयार है या सामान उन्हें पसंद है, हाउ कैन आई अज्यूम इट एज सेल। मैं गलती से उसे सेल मान चुकी हूँ, और सेल भी कौन सी मानी होगी मैंने, क्योंकि पैसे तो आए नहीं अभी उधर से, इट मींस कि मैंने क्रेडिट सेल मान ली, राइट। आई एम रिपीटिंग द केस अगेन। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का सामान था, मैंने अपने कस्टमर्स को बोला, मतलब उनके साथ मेरे पुराने रिलेशंस हैं, वो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, कोई नया सामान मार्केट में लॉन्च हुआ, I told them telephonically that this is a new material, you will definitely like it, आपको मैं कुछ पीसेस भेज रहा हूं देखने के लिए, ठीक है, लेकिन उन 10 पीसेस की कॉस्ट थी 10,000, तो आपने ये भी बोला 1-2 दिनों में मेरे को बता देना, ठीक है। अब हम लोगों ने, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने थे, उनकी तरफ से हमें कोई भी आंसर नहीं मिला, हमने उठा के उसे अपनी सेल मान लिया, और सेल भी कौन सी मानना होगा, इट मींस कि हम ये एंट्री कर चुके हैं डेटर्स टू सेल, है ना, हमें नहीं करनी चाहिए थी ये। अब मैं इसे कैसे रेक्टिफाई करूंगी, सेल को क्या करो कम, डेटर्स को भी क्या करो कम, सिखाया हुआ ना आपको रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में। किसी भी इनकम को कम करना है तो डेबिट करके करना है, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करके कम करना है, ठीक। एंड इट्स अनदर इफेक्ट विल बी ऑन क्लोजिंग स्टॉक। जब हम लोगों ने इसे सेल मान लिया तो मैंने रिवर्स एंट्री कर दी, अब वो सामान जो मेरे कस्टमर तक पड़ा है उसका क्या करूं, आई विल बी ट्रीटिंग दैट स्टॉक माय क्लोजिंग स्टॉक, उसे क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया जाएगा कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट। इट मींस कि कुल मिला के इसका 3 जगह इफेक्ट होना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में से सेल कम कर देना, दूसरा डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स कम कर देना, और डेटर्स कम करने के बाद उसमें से बैड डेट्स माइनस होंगे, प्रोविजन कैलकुलेट होगा, पहले इसकी एडजस्टमेंट होगी, और एक ट्रेडिंग अकाउंट में अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देना। क्यों, क्योंकि अगर आपने कस्टमर के पास पड़े सामान को सेल नहीं मानना तो क्या मानना है, अल्टीमेटली दैट गुड्स ही विल सेंड बैक, क्योंकि अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ही विल नॉट बीइंग रेडी टू बाय द थिंग्स। और क्वेश्चन में ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ही विल बी टॉकिंग अबाउट एसपी, वो आपको सामान का सेलिंग प्राइस भी देगा और आपको सामान का सीपी भी देगा। जब आपने सेल कम करनी है और डेटर्स कम करने हैं तो एसपी से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे वाली एग्जाम्पल 10,000 सेलिंग प्राइस था और 8,500 कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो सेल आप 10-10 हजार से कम करोगे, डेटर्स भी 10,000 से कम करोगे, और जो सामान उसके पास पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक आप 8,500 से बढ़ाओ। एंड यू नो क्लोजिंग स्टॉक वी डोंट राइट ओनली इन द ट्रेडिंग अकाउंट, वी डू राइट इट इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड आल्सो, मींस क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट में भी 8,500 से बढ़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में पहली बार एक ऐसी एडजस्टमेंट आई है व्हिच इज हैविंग द 4 साइडेड इफेक्ट,
और ये हमारी जो गलती थी हम लोगों ने उसे इस तरह से सुधारा। ठीक, अभी तक हमारी कस्टमर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, हाउ कैन वी ट्रीट इट एज सेल। आपने गलती से उसे सेल मान लिया, मानना क्या चाहिए था कि आपका स्टॉक है, वो आपने माना नहीं, तो अब करो ना उसे स्टॉक ट्रीट। स्टॉक इज ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, एवरीवन नोस। तो स्टॉक की जब रिकॉर्डिंग होगी वो कॉस्ट पे होगी, सेल और डेटर्स जब आप कम करोगे तो आप सेलिंग प्राइस से करोगे, दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी होंगी। डन। सो दिस वाज द फर्स्ट रेक्टिफिकेशन वी आर डूइंग before finalizing our financial statements or our final accounts. Come to the second correction. Goods used for domestic purposes treated as sale. आप सामान घर में अपने यूज के लिए ले गए, प्रोप्राइटर अपने लिए ले गया। Goods used for domestic purposes treated as sale. आपने उसे उठा के सेल मान लिया, लेके गए हो सामान घर में और आपने उसे सेल मान लिया। कौन सी सेल माना होगा वंस अगेन, क्योंकि पैसे तो आए नहीं, इट मींस कि आपने इसे क्रेडिट सेल मान लिया होगा। फिर से पहले की तरह आप ये एंट्री कर चुके हैं, डेटर टू सेल, यू आर रॉन्ग। तो सेल को कम करिए, डेटर्स को भी कम करिए, और ये तो दिखानी चाहिए थी ड्रॉइंग्स, आपने नहीं दिखाई, अब दिखाइए क्या एंट्री करनी चाहिए, ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। दिस यू डिड रॉन्ग, ये गलत था, इसे सुधारने के लिए रिवर्स कर दिया, जो करना चाहिए था वो तो करो। ड्राइंग शो नहीं करी, अब करो ना। टू परचेसेस, अगेन in this point also we will be having two prices with us. One is selling price for sales and debtors, another is cost price for drawings, because drawings are always to be recorded at cost price. प्रोप्राइटर अपने लिए जब घर में सामान लेके जाएगा तो हमेशा कॉस्ट पे लेके जाएगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स कम कर देना, बैलेंस शीट में डेटर्स कम कर देना, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर देना, और क्योंकि वो बिजनेस का सामान लेके गया है तो परचेसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में से कम कर देना। ठीक है, अगेन फोर साइडेड इफेक्ट। व्हाट वी डिड दैट वाज रॉन्ग, उसे रिवर्स कर दीजिए, जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया, अब कर दो। रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में आपको ये सारी ट्रीटमेंट सिखाई होती है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड बट इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगेन रॉन्ग। जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी, बट ही डिड दिस मिस्टेक। बैड डेट्स रिकवर्ड बट इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये गलती हुई है। बैड डेट्स रिकवर्ड बट इंक्लूडेड in sundry creditors। जैसे कई बार क्या होता है, सोहन who was declared as bad, he now is paying 5,000, तो हम क्या लिख देते हैं, bad debts recovered account debited to सोहन लिख देते हैं, मीन सोहन को अपना क्रेडिटर बना लेते हैं, गलत एंट्री। तो ऐसा ही कुछ उसने किया होगा। अब हम इसे क्रेडिटर बना चुके हैं, तो क्रेडिटर क्या करेंगे, हम लोग कम करेंगे। जब क्रेडिटर्स कम करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, और बैड डेट्स रिकवर्ड अभी तक इनकम दिखाई नहीं है, अब दिखा दो, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं राइट एंड रॉन्ग एंट्री से भी करवा सकती हूँ। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आपने क्या मान लिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, उस बंदे का नाम लिख दिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, कैश कैश इज ओके, सोहन आपने इसे क्रेडिटर बना लिया है, क्रेडिटर क्या करिए, कम करिए, सोहन को क्रेडिट नहीं करना था तो डेबिट करके सही कर दो, बैड डेट से रिकवर्ड क्रेडिट करने थे तो अब कर दो। सो दैट्स व्हाई दिस एंट्री ही इज पासिंग फॉर रेक्टिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसे कहां-कहां दिखाओगे आप, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स आप लिखते हो, उसमें से माइनस कर देना, और बैड डेट्स रिकवर्ड P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय वाली साइड पे लिखते हो। ठीक है, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बिकॉज ऑल द इनडायरेक्ट इनकम इज शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, अगला, एसेट सोल्ड ट्रीटेड एज सेल। जब आप अपना कोई पुराना एसेट बेचते हो उसे सेल थोड़ी ना मानते हैं, सेल तो होती है व्हेन यू सेल द गुड्स इन विच यू आर डीलिंग, राइट। जैसे मशीनरी खरीदी थी तो उसे परचेज मान लिया, इसी तरह से पुराना कोई एसेट बेचा तो उसे सेल कैसे मान सकते हैं हम, सेल ऑफ एसेट्स ट्रीटेड एज सेल।
सेल ऑफ old asset treated as sales। आप इसे सेल्स मान चुके हैं। कौन सी सेल मानी होगी आपने? वैसे एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट और रॉन्ग से करवाती हूँ। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। आपने क्या कर दिया? कैश टू सेल। दिस इज राइट एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री। कैश कैश ओके है, सेल गलती से क्रेडिट हो गई है, उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। और एसेट को क्रेडिट करना था, अब कर दो। तो देखो इसमें यही लिखा होगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सो जो एसेट बिका है उसे बैलेंस शीट में से माइनस कर देना जितने का बिका है कॉस्ट वाइज, और सेल को आपने क्या कर देना है? कम कर देना है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। इफ सच पॉइंट कम्स इन द पेपर। यस, अगला भी इंपॉर्टेंट है और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए उसकी कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। गुड्स परचेज बट इन ट्रांजिट। आपने सामान खरीद लिया, आपको उसका बिल भी आ गया, दिस आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि बिल बाय मेल आ जाता है ना, लेकिन सामान अभी रास्ते में है और साथ में 31 मार्च आ गई और अकाउंट्स बनाने की डेट हो गई। आपने सामान तो खरीदा लेकिन अभी तक आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, आपके पास नहीं पहुंचा, तो उसको क्या माने? जो इसने लिखा है वो जरा देखना। वर्डिंग और एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Sometimes on the last date of accounting period, some goods which were purchased but neither the delivery of goods has been effected. Yes, मैंने बोला बिल आ गया होगा, वो कहता है इनवॉइस भी नहीं आया। ठीक है, ना ही सामान आया है ना ही उसका इनवॉइस आया है। Such goods are termed as goods in transit. उस सामान को हमें गुड्स इन ट्रांजिट ही कहना है। अगर इसके बारे में वो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है कि हमने सामान खरीदा हुआ है और अभी रास्ते में है, हम उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। हम परचेजेस तो कह नहीं सकते क्योंकि अभी आया तो है नहीं। वी विल बी कॉलिंग इट गुड्स इन ट्रांजिट। हम ये एंट्री करके रखेंगे अपने पास। जब आ जाएगा बिल, वो अगला साल हो जाएगा, तब गुड्स इन ट्रांजिट को क्रेडिट कर देंगे और परचेजेस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसकी पेमेंट तो करी नहीं, अल्टीमेटली तो करनी है ना, तो हम उससे क्रेडिटर्स में डालेंगे। So in this entry you will be passing goods in transit account debited to creditors. Goods in transit आपके लिए एक तरह का एसेट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख देना, टेम्परेरी एसेट होगा। जैसे ही सामान आ जाएगा तो हम इसे परचेसेस में ट्रांसफर कर देंगे, और क्योंकि बिल की अभी पेमेंट नहीं हुई, ये क्रेडिटर्स बनेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। So it is not basically an error, it is omission. या कोई ऐसी चीज जो अभी तक मेरे पास नहीं आई, मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो क्या नाम दूं मैं उसको? तो सिंपली नाम दे दीजिए, क्योंकि सामान अभी रास्ते में है, कॉल इट गुड्स इन ट्रांजिट ओनली। ठीक। देन गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर। कई बार क्या होता है, वी विजिट टू अ शॉप एंड वी जस्ट सेलेक्ट और चूज अ पर्टिकुलर आइटम एंड द सेलर सेज इट हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। ये पहले से बिक चुका हुआ है, बंदा मेरे को पैसे भी दे गया। अगर बिक चुका है तो व्हाई यू आर डिस्प्लेइंग इट? उसका मतलब क्या है? गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर टू द कस्टमर। कस्टमर को अभी हमने डिलीवर नहीं किया, अभी वो पैसे देके गया, शाम को मैंने अपने डिलीवरी बॉय को बोलना था, उसने पहुंचा देना था सामान, तो वी आर जस्ट पैकिंग इट। मीनवाइल कोई दूसरा कस्टमर आ जाता है, उसको भी वो सामान पसंद आता है, तो कस्टमर को शॉपकीपर कहता है ये तो पहले से बिक चुका है। ठीक है, सो दिस इज द केस। हाउ दिस केस इज टू बी डेल्ट विद? गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर टू द कस्टमर। गुड्स सोल्ड but not yet delivered to customer. तो क्या करें जी इसको? He says if some goods have been sold but the last date of accounting period, the delivery of the goods is yet to be made. आखिरी दिन आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का, लेकिन अभी तक आपने उस सामान को कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाया। While the entry for sale has already been recorded in the books of account. आप सेल की एंट्री पहले से ही कर चुके हो, आप कस्टमर टू सेल कर चुके हो, ठीक है, लेकिन फिजिकली सामान उठा के अभी आपने कस्टमर तक नहीं पहुंचाया। While preparing final accounts, such goods should not be included. Closing stock में तो नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो तो बिका हुआ सामान है, because this do not belong to business. So out of the total value of the closing stock, such goods should be deducted. क्या ट्रीटमेंट करेंगे? वैल्यू ऑफ दीज गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड। सेम अमाउंट शुड आल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओके, क्योंकि अभी कहता है एंट्री हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। जब आप गोडाउन में सामान देखने या गिनने जाओगे, तो जो एक पर्टिकुलर सामान है जो बिक चुका है, उसके ऊपर सोल्ड का टैग भी लगा है, उसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो चुका है तो उसमें से उसे क्या कर देना, माइनस कर देना विद कॉस्ट प्राइस ओनली। ये बहुत कम ऐसी एडजस्टमेंट आएगी, थ्योरी पर्पस के लिए आपको इसे याद रखना। देन गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर बट नो एंड, अब पॉइंट है, आपने सामान बेच भी दिया, कस्टमर को भेज भी दिया, लेकिन सेल की एंट्री नहीं करी, तो सेल की एंट्री अब करनी चाहिए भाई। सनी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल बिकॉज कैश हैज नॉट बीन येट रिसीव्ड। जब आप उधार पे सेल करते हो तो आप यही एंट्री करते हो ना, सनी डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स को बढ़ाइए, सेल को भी बढ़ाइए, बिकॉज दिस इज योर होल ओमिशन, ये ओमिशन है इस केस में, तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट। देन वी विल बी पासिंग दिस एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू sales account. So these were the 7 points which are related with the correction of errors. When you start preparing the final accounts and you find certain mistakes, so without any delay, you just have to rectify that mistakes or errors, and then you have to proceed for the finalization of your financial statement. इसकी अलग से different illustrations नहीं करनी, सिर्फ आपको points याद रखने हैं, ठीक है। 35th illustration देखिए, 17.69 पेज पे 35th illustration. सो कल हमारा बोर्ड का थोड़ा सा रहा था ड्रॉबैक कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारी नहीं विजिबिलिटी रहती आपको। मैं फर्स्टली ट्रेडिंग एंड P&L बनाऊंगी, जो जो आइटम बैलेंस शीट की होगी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, देन आई विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ठीक है। द थिंग्स शुड गो प्रॉपरली टू यू। So this middle of the screen I will be using for trading and P&L. जब साइड पे चले जाते हैं तो फिर बोर्ड दिखता नहीं, मेरे को लगता है आज पूरे बोर्ड की विजिबिलिटी है। What do you say? Today it's more visible, isn't it? यहाँ तक अगर मैं ना जाऊं तो, हाँ, अगर मैं यहाँ तक ही बैलेंस शीट बनाऊं, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। एसेट्स यहाँ तक अगर हमारी बैलेंस शीट हो, ठीक है। सो दिस विल बी लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो पूरा है ना विजिबल, यहाँ से चलेगा लायबिलिटी। डन। इतने पोर्शन में हम ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे, कोशिश करते हैं जितना दिखेगा, ठीक है। हाँ, ये दिस एंगल इज ऑल्सो क्लियर। चलिए जी, आई टोल्ड यू बिफोर डूइंग द क्वेश्चन फर्स्टली रीड ऑल द एडजस्टमेंट्स। सो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जहां पे लिखना है लिख दो फटाफट। दिस इज माय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, सो दिस इज टू बी रिटन। यहाँ पे फिर कहीं मैं अजम्पशन होंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं P&L की आइटम्स लिखनी शुरू कर दूंगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है दो जगह आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400. So this is to be written on the credit side of trading account, as well this is to be shown as an asset. तो मैं by following the sequence मैं कुछ जगह छोड़ देती हूँ फिक्स एसेट के लिए, यहाँ पे कहीं मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगी, इधर लिखेंगे 15,400, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मशीनरी के ऊपर टिक लगाओ क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, फिक्सचर और फिटिंग पे टिक लगाओ, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। लूज टूल्स की वैल्यू कहता 8,000 कर देनी है, देख लेंगे पहले ट्रायल बैलेंस में कितना है। अगर ये कम हो रही है मींस आपने लूज टूल राइट ऑफ किए हैं, यूज हो गए हैं। डेटर्स के ऊपर टिक लगाओ क्योंकि ये प्रोविजन उस पे है। सैलरी पे टिक लगाओ, बाद में देखेंगे सैलरी से रिलेटेड है। मनोहर सिंह एक टेम्परेरी एम्प्लॉई है, मनोहर सिंह कहीं पे नाम आपको दिखेगा, यस। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की लास्ट आइटम है मनोहर सिंह, उस पे टिक लगाओ। गुड्स ऑफ 2,000 वर रिसीव्ड ऑन दिस बट द इनवॉइस, अच्छा यही वही वाली बात आ गई, हमने सामान 29 मार्च को रिसीव कर लिया था, हमने बैलेंस शीट 31 मार्च को बनानी है, लेकिन उसका जो बिल है वो परचेज बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इट मींस कि आपने एंट्री नहीं करी, परचेसेस भी बढ़ानी पड़ेगी, क्रेडिटर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। सामान मिल गया ठीक है, लेकिन बिल की हमने एंट्री नहीं करी, पेमेंट तो हुई नहीं, तो मेरे हिसाब से एंट्री आनी चाहिए परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। वी विल बी इंक्रीजिंग द क्रेडिटर्स, वी विल बी इंक्रीजिंग द परचेसेस विद 22,000 रुपीज। चलिए जी, अब आइटम करनी शुरू करते हैं। रश्मि इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर एंड द वेरी फर्स्ट आइटम इज ड्राइंग्स। यहाँ पे कहीं स्टूडेंट्स कैपिटल आएगी, कैपिटल जितनी भी आएगी आई विल राइट लेटर, ठीक है। जब उसकी टर्न आएगी ड्राइंग्स, उसमें से मैं 1000 क्या करूंगी माइनस, ठीक है। तो ड्राइंग्स आर ऑलवेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। देन प्लांट एंड मशीनरी इज माय एसेट, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर आपने टिक लगाई है बाय
क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारी सेकंड नंबर पे थी, बी पॉइंट में 5%। 50,000 का 5% जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 2500 डेप्रिसिएशन आई डिडक्ट एंड आई राइट द अमाउंट इन द, आई शुड राइट इट हियर, ये मेरे को ये कॉलम है ना इसका एसेट का, दिस इज एसेट कॉलम, वो अमाउंट, ठीक है। I will write it here, plant and machinery, this is P by 50,000 minus depreciation 2,500. After deducting depreciation, you will be getting the net amount 47,500. Because depreciation is your operating expenditure, you will be writing it in your P&L account. So after these two lines, I will be starting my P&L account. I am writing the very first item, depreciation on plant and machinery. That is 25. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने क्यों इसको इस तरफ लिखा, क्यों मैंने वहां पे डिडक्ट किया? For that you have to learn your adjustments. Depreciation is always to be deducted from the fixed asset on which it has been specified, and secondly it is to be written on the debit side of your P&L account. आगे चल, आज विजिबिलिटी कैसी है भाई बोर्ड? Is it clear? मेरी स्क्रीन तो यही कह रही है, yes it is clear. Yes, then we have fixture and fitting. उसके ऊपर भी 6% depreciation है. Fixture and fitting I will also write in here. Asset है, इसके ऊपर 6% depreciation है. Less depreciation 6% 360 होगा भाई. तो कितना माइनस करेंगे? 5640 करके 360 depreciation इधर भी आएगा. 2 depreciation on fixture 360 rupees. Done. अगली आइटम देखिए, लूज टूल्स. देखो ट्रायल बैलेंस में 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में कहता है कितने हैं हमारे लूज टूल्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000. इट मींस कि अगर किसी चीज की वैल्यू 10,000 हो और साल के एंड में उसकी वैल्यू 8,000 हो जाए, देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ 2,000. और एसेट की वैल्यू जब डाउनफॉल होती है, आप उसे डेप्रिसिएशन भी मान सकते हैं, आप उसे एसेट रिटर्न ऑफ भी कह सकते हैं. 2,000 से आपके एसेट की वैल्यू डाउन हुई, तो आई विल राइट tool depreciation on loose tools. What is the meaning of loose tools? Anybody knows? Loose tools is basically those spare parts which you need for repair and maintenance of certain things. That can be the nails, ठीक है? That can be the bolts of your doors. आपने स्पेयर में वो चीजें खरीद के रखी होती हैं जो रूटीन में आपकी यूज होती हैं, ठीक? तो लूज टूल्स की वैल्यू में 2,000 की कमी आई, नहीं वो आपने यूज कर लिया होगा, या लूज टूल यूज्ड भी कह सकते हैं. देखो इसने वर्ड क्या लिखा है लूज टूल के साथ? डेप्रिसिएशन लिखा. हाँ, इसने डेप्रिसिएशन ही लिखा. अब लूज टूल यहाँ पे कितने के लिखेंगे हम? 8,000. 10,000 में से 2,000 माइनस करके एग्जामिनर को बताओ कि 2,000 इसकी डेप्रिसिएशन है, वी आर डिडक्टिंग. ये 10,000 में से 2,000 मैंने माइनस किया. आई विल बी राइटिंग इन माय अमाउंट कॉलम 8,000. आगे चलते हैं. कैश एट बैंक इज माय एसेट. सो एज एंड व्हेन आई एम रीडिंग द आइटम, आई एम डिसाइडिंग माय सेल्फ, इज इट माय एसेट or liability? So I am going to balance sheet. If it is an expenditure or income, I am going to my trading and P&L account. When I see these are direct expenditure, I am putting it on trading account. When I see these are indirect expenditure and incomes, then I put them in the P&L account. So like that way I am thinking. With your practice, you will also learn how to put the items, right? Cash at bank 10,000, cash in hand 2,000. दोनों लिखो. बैंक अकेला बैंक में लिख सकते हैं. 10,000. Cash 2,000. Done. Come next. Opening stock, because he wrote the date 1st April, that is opening stock 6,000. Opening stock is the very first item of my trading account. To opening stock, how much it is? 6,000. Closing हम पहले से ही लिख चुके होते हैं. Yes, then purchases. Purchases की adjustments हैं भाई, वो देखते हैं. Purchases, और अगर इसकी रिटर्न होगी, that also I will search. Purchases are 1,10,000. I wrote. ठीक. नीचे एक purchases की एडजस्टमेंट थी, 2,000 का सामान खरीदा लेकिन परचेज बुक में डालना हम भूल गए. That is unrecorded purchases. Add unrecorded purchases 2,000. यहाँ तक टोटल बना 1,12,000. रिटर्न्स वी विल सर्च, और जो अनरिकॉर्डेड परचेजेस है वो आपकी लायबिलिटी भी बनेगा. चाहो तो क्रेडिटर्स में ऐड कर दो, चाहो तो अलग लिख दो. लायबिलिटी में आई एम राइटिंग इट अगेन
unrecorded purchases, that is 2000. C, purchase returns he is giving. Yes, credit side पे third item purchase return 2000 ही add हुआ, 2000 ही minus होना है, less returns 2000. So you will be writing your purchases 1,10,000 in your debit side of trading account. Done. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न. यहाँ पे कहीं सेल्स आएंगे, सेल्स सर्च कर ही लेते हैं साथ में. बाय सेल्स, सेल्स क्रेडिट साइड पे दे रखी है. सेकंड आइटम 2,34,000. कितनी रिटर्न्स दे रखी हैं स्टूडेंट्स उसने? 4,000 माइनस सेल्स रिटर्न 4,000. So net amount I will be writing in the amount column 2,30,000. Done. आगे चलते हैं. Wages is my direct expenditure and the wages are 40,000. अब मेरा थोड़ा सा guess wrong prove हो रहा है क्योंकि प्लस माइनस के कारण मेरे को बॉक्स थोड़ा सा बड़ा चाहिए था. I am erasing this line. ठीक. Wages are 40,000. Two wages 40,000. Then मैंने अगला भी पढ़ लिया हुआ है, carriage inward. That is also my direct expenditure. That is rupees 16,000. Am I right? 16,000 is my carriage inward. वो भी direct है. To CI I call it. That is 16,000. Done. यहाँ पे कहीं अब आपका टोटल आएगा और आपका GP और GL you will calculate. और कोई आइटम शायद डायरेक्ट की नहीं मिलेगी हमें. सैलरीज, सैलरी से रिलेटेड हमारी एक एडजस्टमेंट थी, वो पढ़ते हैं. सैलरी से 20,800. मैंने बोला था यस, डी पॉइंट पढ़ो. रश्मि विथड्रू. रश्मि इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर. शी इज द लेडी हु इज रनिंग दिस बिजनेस. ही सेज रश्मि 400 रुपया पर मंथ सैलरी लेती है. विथड्रू सॉरी ड्रॉइंग्स करती है. मतलब 4,800 टोटल ड्रॉइंग्स हो गई. विच शी चार्ज टू सैलरी. गलत है ना? जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा लेके जाए तो उसे सैलरी थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो ड्रॉइंग्स कहते हैं. So that lady withdrew 400 per month for the whole year. That is 4,800. How can she call it salary? उसने इसे सैलरी में डाला है. It means कि सैलरी में 4,800 कम कर दीजिए. एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी. ठीक है, तो ड्रॉइंग्स इधर और ड्रॉइंग्स माइनस करिए. That is 4,800. सैलरी आपकी 24,800 है, उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर दीजिए. 24,800 माइनस ड्रॉइंग्स 4,800. इट मींस कि आपकी टोटल सर्विस 20,000 थी. 4,800 तो आपने ऐसे बीच में उसे बढ़ा के लिखा हुआ था. बेसिकली इट वाज ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स वी शुड डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल. अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर रेक्टिफिकेशन. जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस लिख दीजिए 36,200. नाम लिख लेना यहाँ पे इंश्योरेंस. देन रेंट एंड टैक्सेस 7,200. कोई एडजस्टमेंट नहीं है. जिन आइटम्स के साथ एडजस्टमेंट है उसे इंटरनल कॉलम में लिखना है प्लस माइनस करने के लिए. देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,000. आप एक्सपेंसेस के नाम भी साथ में लिखोगे. मेरे पास टाइम नहीं है इतना, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग द अमाउंट्स. पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 3,000 है. दिस वाज टेलीग्राम एंड पोस्टेज. दिस इज पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन 3,000. यस, सन्ड्री डेटर्स इज माई एसेट. भाई डेटा से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट थी, इसलिए मैं इसे इंटरनल कॉलम में लिखूंगी. सन्ड्री डेटर्स दीज आर 24,000. चलो पढ़े इसकी एडजस्टमेंट. पहले 5% ये क्रिएट करना था. हाँ, 24,000 का जब 5% क्रिएट करेंगे तो 1,200 आएगा. भाई प्रोविजन, बैड डेट है नहीं, सीधा प्रोविजन कैलकुलेट करिए. लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग 22,800. जो प्रोविजन है वो आप यहाँ पे भी लिखोगे, दैट इज 1,200. इसके आगे लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. आगे चलते हैं, क्रेडिट साइड पे आ गए. वेरी फर्स्ट आइटम इज कैपिटल 88 में से 1 माइनस किया 87 में से 4 और माइनस किया 83 में से 800 और माइनस किया 82,200. ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो इसमें ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे. सेल्स लिख लिया है, परचेज रिटर्न लिख लिया है, डिस्काउंट इज माय इनकम एंड डिस्काउंट इज रिसीव्ड.
is 3200. क्रेडिट साइड पे अब आपको यहाँ तो लाइबिलिटी मिलनी है स्टूडेंट्स, यहाँ इनकम मिलनी है. डेबिट साइड में यहाँ तो आपको एसेट मिले थे, यहाँ सारे एक्सपेंडिचर मिले थे. सो वी पोस्ट इट लाइक दैट वे. सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 is my liability. चाहो तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस बीच में ऐड करके लिख लेना. यस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको सिखाया हुआ है, क्योंकि नया प्रोविजन 1200 है और पुराना 1000 है. चाहो तो इसमें से माइनस कर दो, नहीं करना तो इस तरफ लिख दो रिवर्स साइड पे. यही हैबिट बनाओ कि पुराना प्रोविजन क्रेडिट पे ही लिखो. दैट विल बी इजी फॉर यू. सोहन सिंह क्रेडिट साइड पे है, इट मींस कि सोहन सिंह इज माय लायबिलिटी. लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट. दिस इज 10,000. डन. अब फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड. डेप्रिसिएशन तीनों पे हो गया, प्रोविजन क्रिएट हो गया, रश्मि की ड्राइंग सैलरीज में से माइनस हो गई. मनोहर सिंह वाला देखो. Remuneration of 1,000 paid to Manohar Singh, a temporary employee, stands debited to his personal name. आपने अगर किसी बंदे को रेम्यूनरेशन पे करी है तो उसके अकाउंट में थोड़ी ना जानी चाहिए थी. यू पुट इट हिज अकाउंट. तो आप देखो जरा इसने क्या ट्रीटमेंट करी है. मनोहर सिंह वाले सैलरी किसने क्या ट्रीटमेंट करी है. यस, सैलरी में रेम्यूनरेशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी. आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड. आपने मनोहर सिंह को डेबिट कर दिया, तो मनोहर सिंह में से 1000 माइनस करके सैलरी में 1000 ऐड कर दो, तो सैलरी विल नाउ बी 21,000. यहाँ पे 1000 इज टू बी एडेड टू सैलरी. एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू मनोहर सिंह. सो दिस हैज आल्सो बीन एडजस्टेड. एफ वाला पॉइंट हमने पहले से डिस्कस कर लिया था. सो विद डिस्कशन आई पोस्टेड ईच एंड एवरी आइटम. नेट प्रॉफिट और जीपी ही आना है, और नेट प्रॉफिट के ऊपर जो उसने लिखा है 1200 में से 1000 पुराना प्रोविजन माइनस करके लिखा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मैंने बोला इसे रिवर्स साइड पे लिख दो तो भी सेम है, हमारा आंसर सेम ही आना है. सो योर क्रेडिट साइड टोटल विल बी 2,45,400. यू विल गेट द टोटल ऑफ दीज 4 आइटम्स. कितना बनेगा? 40 और 56 66 172. इसमें से 1,72,000 आप माइनस करोगे, जीपी ही बनेगा. जितना जीपी आएगा उसको यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखा करो. यहाँ पे आइटम्स मैंने नहीं लिखा ना, ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़नी थी मेरे को, क्योंकि जीपी बाय जीपी ब्रॉट डाउन विल बी द वेरी फर्स्ट आइटम. देन यू विल बी गेटिंग द टोटल ऑफ योर डेबिट साइड. देन यू विल बी डिडक्टिंग द डेबिट टोटल फ्रॉम द क्रेडिट टोटल. इट इज ऑब्वियस क्रेडिट टोटल ज्यादा ही होगा. यू विल फाइंड एनपी एंड दैट एनपी यू विल बी एडिंग इन द कैपिटल. दैट्स व्हाई आई रोट दिस अमाउंट इन इंटरनल कॉलम. प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, फिर बाहर आएगी अमाउंट, एंड यू विल फाइंड बोथ द साइड्स विल डेफिनेटली मैच. ठीक है, Monday, Tuesday, 2 more days we will use for doing the back exercise questions of final exams. ठीक है.